आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। बीटीआर के पहले वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार से जिस भी नेटिव का हम बीटीआर कर रहे हैं, किस प्रकार से मून स्टार लॉर्ड का रिलेशन असेंडेंट के एसएसएल से बनाना है, हॉरोस्कोप को 1 7 10 से सिग्निफाई करना है और जेनेटिकल कनेक्शंस को मैच करना है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम आर्क को फिक्स करते हैं कि एक मेल नेटिव है या एक फीमेल नेटिव है, उसके लिए आर्क को किस प्रकार से फिक्स किया जाता है। उसके अलावा देखिए, बीटीआर जो है विदाउट इवेंट वेरिफिकेशन बीटीआर में हम श्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये जो जेनेटिकल कनेक्शंस हैं या 1 7 10 हैं या मून स्टार लॉर्ड का रिलेशन है, ये हमें कितने ही समय पर मिल जाता है, उसी समय पर भी मिल जाता है, उससे कुछ समय आगे पीछे भी मिल जाता है। लेकिन जो इवेंट वेरिफिकेशन होते हैं, इवेंट वेरिफिकेशन मीन्स जो पास्ट में आपकी लाइफ में इवेंट हो चुके हैं, जब हम उन सभी इवेंट्स को आपके हॉरोस्कोप पर अप्लाई करते हैं तो बीटीआर में हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं। तो इवेंट वेरिफिकेशन में जैसे कि आपके ग्रैंडफादर की डेथ है, मदर या फादर की डेथ है, नेटिव का शादी का इवेंट है, या कभी कभी किसी के छोटे भाई या बड़े भाई बहन की डेथ का इवेंट होता है, चाइल्ड बर्थ का इवेंट है, इसके अलावा कोई फॉरेन ट्रेवल है, या डेट ऑफ जॉइनिंग जॉब है, उनके पास कईयों के पास डेट रहती है जिस दिन उन्होंने जॉब ज्वाइन की हो या अपना कोई व्यापार शुरू किया हो, या उनकी लाइफ में कोई एक मेजर सर्जरी रही हो, एक्सीडेंट हुआ हो। तो इस तरह के जो भी इवेंट्स हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे कि सपोज़ किसी के फादर की डेथ का इवेंट है, अगर फादर की डेथ का इवेंट है तो नेचुरल है कि सभी को पता रहता है कि किस दिन उनकी डेथ हुई थी, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके साथ ही एक अप्रॉक्सीमेट टाइम कि जैसे सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में हुआ था, या दोपहर को 11-12 बजे के बीच में हुई थी, या रात को लेट नाइट 12 बजे के बाद हुई थी। तो इस प्रकार से एक अप्रॉक्स टाइम आप नोट कर लीजिए और उस डेट को हम डालकर उस समय का गोचर ले लेते हैं। उस समय का गोचर आपको नोट डाउन करके रखना है। इसी तरह बाकी के भी जो इवेंट हैं जो कि जिनसे हमने बीटीआर को वेरीफाई करना है, उन सभी घटनाओं का हमें गोचर एक पेपर पर नोट डाउन करके रख लेना है। जब हम डेथ की वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए हमें सैटर्न का गोचर, जुपिटर का, सन का, मून का, क्योंकि जिस समय उनकी डेथ हुई होगी तो शनि किसी न किसी राशि में, स्टार में, सब में और सब में होगा। इसी प्रकार गुरु का लिख लेंगे, सूर्य का लिख लेंगे और चंद्रमा का भी लिख लेंगे। इसी प्रकार जो शादी का इवेंट होगा उसके लिए हम गुरु, सूर्य और चंद्र का गोचर लिख लेंगे। एक डेथ के इवेंट के लिए हम शनि का गोचर ज़रूर लेते हैं। डेथ के इवेंट के लिए आपको चारों गोचर नोट डाउन करने हैं, और बाकी जो इवेंट्स हैं जैसे शादी है, चाइल्ड बर्थ है, फॉरेन ट्रेवल है, जॉब या बिजनेस की ज्वाइनिंग की डेट है, या कोई सर्जरी है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप गुरु का, सूर्य का और चंद्रमा का गोचर नोट डाउन कर लेंगे। तो वो हम आगे के वीडियोस में आएंगे। आज के वीडियो में हम आर्क को देखेंगे कि हमें आर्क को किस प्रकार फिक्स करना है, और साथ ही हम देखेंगे कि अगर किसी की मदर और फादर की डेथ का इवेंट है तो उनकी जो डेथ है तो उसको किस प्रकार से हम हॉरोस्कोप में अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए आइए बोर्ड पर चलते हैं। आर्क देखिए, बीटीआर में आर्क का क्या कॉन्सेप्ट है। आर्क में हमें ये देखना है कि ये आपका भाव चार्ट है। अब अगर भाव चार्ट में जो असेंडेंट है, ये असेंडेंट है, हमें ये देखना है कि इस पर कौन सी राशि उदय हो रही है। अगर यहाँ पर फीमेल साइन राइज हो रहा है, फीमेल साइन यानी कि जितनी भी हमारे इवन नंबर्स वाली राशियाँ हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, वो फीमेल राशियाँ होती हैं। और जितने भी ऑड नंबर्स वाली राशियाँ हैं, 1, 3, 5, 9, 7, 9, 11, तो वो हमारी मेल राशियाँ होती हैं। अब अगर यहाँ पर कोई मेल राशि राइज हो रही है, सपोज़ यहाँ पर मिथुन राशि राइज हो रही है, तो यानी कि
यहाँ पर अगर मेल राशि राइज हो रही है और ये एक मेल का होरोस्कोप है, यानी कि ये जो नेटिव है वो मेल है, तो हम आर्क जो है वो 50% से कम रखेंगे, लेस देन 50%। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल चार्ट ले लेते हैं। जैसे देखिए इस एग्जांपल पर ये मरकरी, सपोज ये जेमिनी साइन राइज हो रहा है और ये एक मेल का होरोस्कोप है, तो ये जो आर्क रहेगी ये 50 से कम रहेगी। इसी तरह अगर मेल साइन राइज हो रहा है और ये एक फीमेल का होरोस्कोप है, तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, ये जो आर्क है वो हमें मोर देन 50% रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये होरोस्कोप एक फीमेल का होता और यहाँ पर जेमिनी साइन राइज कर रहा है, तो आर्क हमें यहाँ 50 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब इसी को हम उल्टा कर लेंगे। सपोज़ अगर यहाँ पर आपका कोई फीमेल साइन राइज हो रहा है, सपोज़ यहाँ पर आपका कैंसर साइन राइज हो रहा है, तो ये कैंसर एक फीमेल साइन है। अब अगर ये एक मेल का होरोस्कोप है, अगर ये एक मेल का होरोस्कोप है, तो उसमें हम आर्क क्या करेंगे, 50 से ज़्यादा रखेंगे। आर्क हम 50% से ज़्यादा रखेंगे। और फीमेल में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये किसी फीमेल का होरोस्कोप होगा तो उसमें हम आर्क लेस देन 50% रखेंगे। तो ये हमें रखना है असेंडेंट एसएसएल, ये हमें यूज़ करना है असेंडेंट एसएसएल के लिए, कि ये मेल का होरोस्कोप है या फीमेल का होरोस्कोप है, तो जो भी साइन राइज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आर्क रखते हैं। इसके अलावा हम आर्क को कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए सपोज़ जैसे पंचम हाउस आपके पहले बच्चे का घर है। अब अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड एक मेल है, यानी कि एक लड़का है, और उसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि फिफ्थ पे आपका कौन सा साइन राइज हो रहा है। सपोज़ आपका फिफ्थ पे फीमेल साइन राइज हो रहा है, फिफ्थ पे आपका फीमेल साइन राइज हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ की आर्क होगी तो उसको हम 50% से ज़्यादा रखेंगे। इसी तरह अगर आपकी पहली संतान लड़की होगी और यहाँ पर फीमेल साइन राइज हो रहा है, तो उसके लिए आर्क हम 50% से कम रखेंगे। तो वो साइन के अकॉर्डिंग, और ये होरोस्कोप मेल का है या फीमेल का है, उसी के अकॉर्डिंग हम आर्क को सेट करते हैं। अब हम आते हैं इवेंट वेरिफिकेशन पर। आज हम बात करेंगे अगर किसी की मदर की डेथ हो चुकी है या फादर की डेथ हो चुकी है, तो उसको हमें किस प्रकार देखना है। देखिए डेथ का इवेंट जो है बीटीआर का सबसे एक प्रोमिनेंट इवेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है जीवन में एक ही बार होती है, तो उसका इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में इवेंट हो चुका है। तो नेचुरल है कि जब आपकी मदर का या फादर की डेथ हुई तो वो चीज़ आपके डेफिनेटली होरोस्कोप से ज़रूर मैच करनी चाहिए। तो अगर वो जो भी आपका नोटेड टाइम है, अगर वो उस पर मैच नहीं करती है, तो इट मीन्स आपके होरोस्कोप में रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी डेथ का इवेंट है, सपोज़ आपकी मदर का, फादर का या आपके दादा का, ग्रैंडफादर की डेथ का इवेंट है, तो जब आप होरोस्कोप रेक्टिफाई करें तो उसके लिए फिर मेरे हिसाब से तो मतलब आपको 1 7 10 और जेनेटिकल कनेक्शंस और वो असेंडेंट सब लॉर्ड पहले मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डेथ का इवेंट पहले उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए क्या है, असेंडेंट सब लॉर्ड हमारे पास 4 5 6 प्लैनेट्स अधिकतर होते हैं। तो जिस समय पर आपका डेथ का इवेंट मैच करेगा, असेंडेंट सब लॉर्ड भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्लैनेट आ ही जाता है जो हम रख सकते हैं। और जब आप डेथ के इवेंट को आप मैच कर लेंगे या अपना और शादी का इवेंट जब आप मैच कर लेंगे, तो जो आपका अगर सही समय जो भी अगर आप सेट कर लेंगे तो वहाँ 1 7 10 भी मैच हो जाते हैं, जेनेटिकल कनेक्शंस भी ऑटोमेटिकली वहाँ मैच हो ही जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपको एम्फेसिस देना है, जोर देना है, वो आपको इवेंट्स पे देना है कि इवेंट्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके होरोस्कोप में मैच हों। देखिए अब हम सबसे पहले देखते हैं डेथ ऑफ फादर। देखिए फादर के लिए ये 9th हाउस जो है ये फादर का असेंडेंट होता है किसी भी कुंडली में। अब ये उनका असेंडेंट हो गया तो मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ। अब इनके लिए 8th हाउस जो बनेगा, ये इनके लिए 8th हाउस बनेगा, यानी कि 9th से 8th
यानी कि जो चौथा घर है ये इनके लिए 8th हाउस हो जाएगा। और मारक भाव क्या बनेंगे इनके लिए, देखिए लग्न से दूसरा और 7वां घर मारक भाव कहलाते हैं। तो इनके लिए ये मारक भाव हो जाएगा और ये मारक भाव हो जाएगा। और जैसे कि 12वां घर भी मारक भाव होता है तो ये भी इनके लिए मारक भाव कहलाएगा। अब बादकेश डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन सी राशि राइज कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बादकेश डिसाइड कर लेंगे। क्या है, मेष राशि उदय हो रही है। अब मेष राशि अगर उदय हो रही है तो मेष राशि यानी कि 4 राशि है, तो उनके लिए 11th हाउस बादकेश कहलाएगा। तो इनका 11th हाउस कौन सा बनेगा, देखिए ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, तो यानी कि ये इनके लिए बाधक हो जाएगा। तो अब जिन दशा की क्या रूलिंग है, देखिए जिनको अगर दशा की रूलिंग नहीं पता है तो जो मेरा एक वीडियो है लॉन्गेविटी वाला, उसमें मैंने डेथ की रूलिंग पूरी की पूरी उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो अगर आप उसको और डीपली देखना चाहते हैं तो उसको आप दोबारा से देख सकते हैं लॉन्गेविटी वाले वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए दशा की जो रूलिंग है उसका सबसे पहला नियम है कि जिस भी दशा में आपके फादर की मृत्यु हुई है वो दशा स्वामी 1 में या 8 में या बाधक में को रूल करेगा या उस घर में बैठा हुआ होगा। अब देखिए सपोज़ वीनस दशा है, वीनस दशा में फादर की डेथ हुई है, तो अब जो ये वीनस होगा या तो यहाँ बैठा हो सकता है या यहाँ बैठा हो सकता है या यहाँ बैठा हो सकता है। अगर इन घरों में वो बैठा हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर हमारी नज़र देखिए इन्हीं घरों पर रहेगी, 9th पे, 4th पे और 7th पे। तो वीनस कहीं ना कहीं हमारा 4 में, 9 में या 7th में को रूल करना चाहिए। जैसे देखिए वीनस यहाँ पर 7th में को रूल कर रहा है, तो ये हमारी, और देखिए वीनस जो है 4 में नहीं है और वीनस 9 में नहीं है, लेकिन वीनस यहाँ 7 में आ रहा है। तो अगर तीनों में से किसी एक में भी को रूल कर जाता है तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 8th एसएसएल, यानी कि ये जो हमारा दशा लॉर्ड है वीनस है, इसका 8th एसएसएल से रिलेशन बनना ज़रूरी है। तो 8th एसएसएल से रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन बनाने का वही तरीका है कि जैसे देखिए यहाँ पर 8th एसएसएल खुद वीनस ही आ रहा है कि यहाँ तो वीनस ही खुद 8th एसएसएल बन के आ जाए। 8th एसएसएल कोई ऐसा प्लैनेट आ जाए जो वीनस के स्टार में हो। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे यहाँ तो 8th एसएसएल वीनस आ रहा है, ये ओके हो जाएगा। अदरवाइज़ देखिए वीनस का रिलेशन और किस प्लैनेट से बन सकता है, और ये जो रिलेशन हमें स्टार लेवल पे बने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टार लेवल पर रिलेशन बना हुआ बीटीआर मुझे ज़्यादा एक्यूरेट और प्रॉम्प्ट लगता है। तो स्टार लेवल पे रिलेशन बने तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए यहाँ किसी और पहले देखिए, हाँ राहु भी वीनस के ही साइन में है, तो यानी कि राहु का वीनस से रिलेशन बन जाएगा, या वीनस खुद आ जाए, और या फिर कोई ऐसा प्लैनेट हो जैसे सपोज़ शनि भी वीनस है और जुपिटर भी वीनस है, तो उस केस में क्या है हम सैटर्न और जुपिटर दोनों रख सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आपका यहाँ 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है और उसका अगर वीनस से रिलेशन बन रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। उस केस में क्या है, आपका 8th एसएसएल कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो चलेगा। ये तो हमारे 2 नियम हो गए। अब तीसरा नियम ये है कि दशा लॉर्ड को हमें 1 and 8 का सिग्निफिकेटर बनाना है विद मारक एंड बाधक। तो वो कैसे बनेगा, सपोज चलिए मैं इसी का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। वीनस इज इन वीनस स्टार, केतु सब एंड मून सब। अब वो अगर केतु है तो वो मंगल और मरकरी भी है। तो अब क्या है, सपोज यहाँ पर 1 की और मारक की इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ आपका 8 आ जाता है, बाधक आ जाता है, मारक आ जाता है, और फर्दर भी कहीं आपका 8 आ जाता है, मारक या बाधक आ जाता है। यहाँ आपकी डायरेक्टली 8 की इन्वॉल्वमेंट होती है, 1 यहाँ आ जाता है, साथ में बाधकेश आ जाता है, यहाँ आपका मारक आ जाता है। यहाँ आपकी 1 और 8 की इन्वॉल्वमेंट होती है, मारक बाधक से कमिट कर देता है, फाइनल में आपका 8 आ गया, मारक आ गया। तो यानी कि 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनने का मतलब है आपका स्टार और सब लेवल पे हमें 1 और 8 चाहिए अलॉन्ग विद मारक बाधक।
अब अगर आपका फाइनल कंफर्मेशन में कहीं सिर्फ लग्न अपीयर हो जाता है, उसके साथ कोई मारक बाधक या 8वां घर नहीं आता, तो उस केस में डेथ नहीं होती है, उस केस में डेथ नहीं होती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो हमें क्या करना है कि हमें उसको एडजस्ट करके प्लैनेट को उसी हिसाब से वहाँ पर लेकर आना है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में देखिए सुविधा दी गई है कि जहाँ पर हम कस्प को आगे पीछे कर सकते हैं, और अदरवाइज़ जो एक टाइम की विंडो दी गई होती है तो वहाँ हम सेकंड से भी आगे पीछे करके उसको चेंज कर सकते हैं। आर्क में भी यही कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर आर्क हमारी ज़्यादा आ रही है, हमें उसे कम करना है, तो हम सेकंड्स कुछ उसके कम कर देंगे तो वो आर्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अदरवाइज़ अगर डेथ के लिए कोई प्लैनेट हमारा 8 में नहीं आ रहा है और हमें 8 में चाहिए, तो हम पर्टिकुलर वही कस्प खोलकर उसको जो भी प्लैनेट उससे पहले वाला लेना है या आगे वाला लेना है वो हम वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह जब तक दशा आपकी 1 एंड 8 की सिग्निफिकेटर नहीं बनेगी वो डेथ नहीं होगी। तो हमें इस तरह की जो सिचुएशन है इस हॉरोस्कोप में हमें क्रिएट करनी है। अगर ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट नहीं है तो हमें क्रिएट करनी है। वो कैसे करनी है? वो कस्प सेटिंग टूल में जाकर हमें कस्प को आगे पीछे करके उस सिचुएशन को क्रिएट करना है, क्योंकि वो जो डेथ का इवेंट है वो उसकी लाइफ में हो चुका, तो वो हॉरोस्कोप में डेफिनेटली दिखेगा। तो हम उस सिचुएशन तक जाने की कोशिश करते हैं। जब दशा हमारी 1/8 की सिग्निफिकेटर बन जाएगी तो उसके बाद क्या है, हम ट्रांजिट अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सभी के पास अपने फादर की डेथ की डेट ज़रूर होती है, तो आप उस डेट को ट्रांजिट चार्ट में डालिए। और आपके पास अप्रॉक्सीमेट समय ज़रूर होता है कि जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग हुई, दोपहर में हुई, शाम को हुई या लेट नाइट हुई, तो एक अप्रॉक्सीमेट उसमें टाइम डालकर आप उस वक्त का ट्रांजिट ले लीजिए। तो आपको ट्रांजिट लेना है उस समय की सैटर्न की पोजीशन का, जुपिटर का, सन का और मून का। सैटर्न का ट्रांजिट भी किसी ऐसी राशि में होगा जो कि मृत्यु देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बनेगा, और साथ ही साथ उसका रिलेशन या तो 8th एसएसएल से बने या बाधक एसएसएल से बने। इसके लिए दो तरह से हम रिलेशन बना सकते हैं। दशा लॉर्ड के लिए स्ट्रिक्ट रूलिंग रहती है कि उसका रिलेशन 8th एसएसएल से ही बनना चाहिए, लेकिन जब हम सैटर्न के ट्रांजिट का रिलेशन बनाते हैं कि सैटर्न का ट्रांजिट किस साइन में है, उसके लिए हम 8th एसएसएल से भी बना सकते हैं और बाधक एसएसएल से भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी से भी बन जाए। तो अगर आपका यहाँ, लेकिन बनाने का तरीका वही है कि हमें स्टार लेवल पे बनाना है। अगर तो आपका इससे रिलेशन बन रहा है वेल एंड गुड, इससे रिलेशन बन रहा है वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर इन भावों में कोई प्लैनेट बैठे हैं उनसे रिलेशन बन रहा है तो भी हम बना सकते हैं। जैसे सपोज जब पिता की मृत्यु हुई, सैटर्न अपने ही साइन में था, तो सैटर्न अपने ही साइन में था, यानी कि सपोज चलिए कैप्रिकॉर्न में था, तो अब रिलेशन कैसे बनेगा? देखिए 8th एसएसएल यहाँ हमारा वीनस है और 7th हाउस देखिए हमारा बाधकेश है, और बाधकेश एसएसएल हमारा जुपिटर आ रहा है। अब हम इस कुंडली में देखेंगे तो जुपिटर देखिए शनि के ही नक्षत्र में है, तो इस तरह बाधकेश एसएसएल से ये रिलेशन बन जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, सैटर्न को, क्योंकि सैटर्न उस समय सैटर्न साइन में था, तो ये जो सैटर्न है इसको हमने मृत्यु देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बनाना है। उसके बाद ये एक स्टार में भी होगा डेफिनेटली। मैं अभी कुछ भी लिख देती हूँ। सपोज ये पोजीशन डेथ के समय थी, सैटर्न इज इन सैटर्न साइन, मून स्टार, मार्स सब एंड वीनस सब। रिलेशन आपको इसका बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले जो प्लैनेट हैं ये भी कहीं ना कहीं मृत्यु देने वाले भावों में को रूल करने चाहिए। जैसे सपोज ये मून है, मार्स है, वीनस है, तो ये भी कहीं यहाँ 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 कहीं भी आए या इन कस्पल पोजीशन में को रूल करें, उन भावों में ये ज़रूर होने चाहिए। और उसके बाद ये वाले प्लैनेट भी मृत्यु देने वाले भावों के सिग्निफिकेटर बनते हैं। इनके लिए ऐसा नियम नहीं है कि स्ट्रांगली 1 एंड 8 के बने, वो नियम दशा के लिए है। इनके लिए ऐसा नियम है कि ये कहीं भी चाहे मारक में आ जाएं, चाहे बाधक में आ जाएं, चाहे 8 में आ जाएं,
तो उस तरह से इनको भी हमें पूरा देखना है कि ये भी मृत्यु देने वाले भावों के सिग्निफिकेटर बने। सैटर्न के बाद हमें ये देखना है कि जिस दिन डेथ हुई उस दिन मून किस स्टार में था। सपोज मून की ये पोजीशन थी, जिस दिन डेथ होती है मून भी उस दिन वीनस के ही स्टार में था, तो मून का जो स्टार लॉर्ड रहेगा उसका रिलेशन भी आपका 8th एसएसएल से या बाधक एसएसएल से बनना चाहिए। और देखिए अगर हमारी दशा लॉर्ड वीनस है और मून का उस दिन का स्टार लॉर्ड भी वीनस है तो वो रिलेशन बहुत बढ़िया बनता है। और अगर कोई और प्लैनेट है, सपोज ये जुपिटर है, तो अब देखते हैं हम जुपिटर, देखिए हमारा बाधक एसएसएल जुपिटर आ रहा है तो वो रिलेशन बन जाता है। उसके बाद हमें जुपिटर को पढ़ना है, जुपिटर भी मृत्यु देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बनेगा। और उसके साथ ही ये वाले जो प्लैनेट होंगे ये भी कहीं ना कहीं आपके यहाँ 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 इन भावों में बैठे होंगे या इन कस्पल पोजीशंस को कोरूल डेफिनेटली कर रहे होंगे और मृत्यु देने वाले भावों से भी जुड़ेंगे। इसी के साथ जो जुपिटर और सन का भी साइन होगा, जैसे सपोज कोई भी हम लिख देते हैं, तो इसी तरह ये भी 2 प्लैनेट होंगे। तो जुपिटर और सन के भी जो भी रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं वो भी मृत्यु देने वाले भावों में बैठे होंगे या उन कस्पल पोजीशंस में कोरूल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और मृत्यु देने वाले भावों के सिग्निफिकेटर भी बनेंगे। कहने का मतलब ये जो आपके सारे के सारे प्लैनेट हैं, चारों सैटर्न के, चारों जुपिटर के, चारों सन के और चारों मून के, ये उन भावों में ज़रूर आएंगे या उन कस्पल पोजीशन में ज़रूर आएंगे और डेफिनेटली आने चाहिए। अगर आपका कोई प्लैनेट उन कस्पल पोजीशन में नहीं आता, जैसे सपोज़ ये सन है और सन आपका कहीं किसी भी कस्पल पोजीशन में कोरूल नहीं कर रहा, वो 9th में भी नहीं है, वो 7th में भी नहीं है, वो 4th में भी नहीं है, तो आपको उसको वहाँ पर लेकर आना है, आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो ये जब सारे प्लैनेट आपको उन भावों में मिलेंगे तभी आप श्योर हो पाओगे कि ये डेथ बिल्कुल परफेक्ट है। दशा लॉर्ड के बाद भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्मा, प्राणा, वो भी जो प्लैनेट होंगे सभी के सभी मृत्यु देने वाले भावों के सिग्निफिकेटर बनेंगे। उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि वो स्ट्रांगली 1 और 8 के बने। अगर भुक्ति आपकी 1 और 8 की बनती हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो मृत्यु देने वाले भावों से स्ट्रांगली मारक से, बाधक से, 8वें से ज़रूर जुड़नी चाहिए। सभी के सभी प्लैनेट जुड़ेंगे तभी डेथ होगी। तो ये तो थी फादर की डेथ। इसी तरह अगर मदर की डेथ है, रूलिंग देखिए डेथ के लिए हमेशा यही रहेगी, सिर्फ हमारे हाउसेस चेंज हो जाएंगे। अब जैसे मदर के लिए क्या होगा, ये हमारा असेंडेंट हो जाएगा, ये हमारा असेंडेंट हो जाएगा और मदर के लिए ये जो 11th हाउस है ये इनका 8th हाउस बन जाएगा। मारक भाव क्या रहेंगे, ये मारक रहेगा और ये मारक रहेगा, ये मारक रहेगा। दूसरा और 7वां मारक हो गया, 12वां भी मारक होता है और आपका बाधक डिसाइड होगा इस पे जो भी साइन राइज हो रहा है। सपोज़ यहाँ पर हमारा वर्गो साइन राइज हो रहा है तो वर्गो के लिए 7th हाउस ही मारक रहेगा, तो ये जो 10th हाउस है ये मारक बाधक दोनों हो जाएंगे। रूलिंग वही रहेगी कि जिस भी दशा में मदर की डेथ है वो जो दशा लॉर्ड रहेगा कहीं 4 में, 11 में या 10 में बैठा होगा या कोरूल करेगा। उसके बाद दूसरा नियम रहेगा दशा लॉर्ड का 8th एसएसएल से रिलेशन बनना ज़रूरी है, यानी कि दशा लॉर्ड का इससे रिलेशन बनना ज़रूरी है। तो कोई प्लैनेट यहाँ बैठा हो उससे बन रहा है या जो आपके 11वें का सब लॉर्ड है उससे बनना चाहिए। उसके बाद तीसरा नियम रहेगा फिर वही दशा लॉर्ड को 1 और 8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना है। और उसके बाद फिर इसी तरह जब आपके मदर की मृत्यु हुई आपको गोचर नोट करना है, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई सैटर्न का गोचर उस समय किस साइन में था, उसका रिलेशन आपको 8th एसएसएल या बाधक एसएसएल से बनाना है, यानी कि इससे या इससे बनाना है, वो बनता है। तो उसके बाद आपको उसका स्टार सब और सब वो भी देखना है कि उन पोजीशंस में कोरूल करे मृत्यु देने वाली भावों में। और उसके बाद मून उस दिन जिस भी नक्षत्र में था, जिस भी स्टार में था, उसका रिलेशन भी
8th SSL या बाधक SSL से बनना ज़रूरी है, और वो भी मृत्यु देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बने। अगर ये सिचुएशन कुंडली में नहीं आती है तो इसको भी हमें क्रिएट करनी है। इसको भी हमें क्रिएट करना है कि कौन सा प्लैनेट हमें एज अ 4th में चाहिए, कौन सा हमें 11th SSL चाहिए। तो वो चीज़, वो सिचुएशन हमें यहाँ पर कुंडली में लानी पड़ती है। आई नो कि ये एक थोड़ा मुश्किल काम है डेफिनेटली, लेकिन अगर आपके पास डेथ का इवेंट है तो डायरेक्टली उसको अप्लाई कीजिए। आप उसको जो आप सबसे पहले नोट करके रख लीजिए कि कौन से प्लैनेट हम असेंडेंट के सब लॉर्ड रख सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली डेथ का इवेंट को अप्लाई कीजिए। उसको करने के बाद बाकी चीज़ें आप बाद में मिलाइए। डेथ का इवेंट है, आपकी शादी का इवेंट है, चाइल्ड बर्थ का इवेंट है, उसको आप पहले अप्लाई कीजिए, वो बाकी चीज़ें उसके बाद अप्लाई कीजिए। आई नो ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब हम डेथ मिलाने बैठते हैं तो कभी कभी क्या है कि वो कस्प जब हम आगे पीछे करते हैं तो वहाँ से प्लैनेट कभी निकल जाते हैं या कोई और आ जाता है। तो डेफिनेटली इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद BTR में कोई दिक्कत नहीं होती है, हम इजीली इसको कर पाते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आगे की जो और चीज़ें हैं BTR की, वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।